Hello everyone, welcome to my channel named Study Miles with SS. Okay, so today is the part 5th of previous year questions of teaching aptitude. 4 पार्ट्स ऑलरेडी हम लोग ने कंप्लीट कर लिए हैं और उसकी लिंक ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. सो जिन्होंने भी प्रीवियस 4 पार्ट्स नहीं देखे हैं, आई हाईली रिक्वेस्ट देम टू वॉच दोज वीडियोज़. मे बी आपको बहुत हेल्प होगा. ओके, सो आज पार्ट 5th है in which we are going to discuss June 2012, December 2012 and June 2013 के questions. So let's start. Here is our first question. First question कह रहा है a teacher can be successful if he or she. एक टीचर कब सक्सेसफुल कहा जाएगा या माना जाएगा? अगर हेल्प्स स्टूडेंट्स इन बिकमिंग बेटर सिटीजन्स, अगर वो एक बच्चे को या बच्चों को अगर वो एक अच्छा नागरिक बनाने में मदद करेगा तब. इम्पार्ट सब्जेक्ट नॉलेज टू स्टूडेंट, जो भी सब्जेक्ट नॉलेज है, जो वो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है उसकी नॉलेज अगर वो स्टूडेंट्स में देगा तब. प्रिपेयर स्टूडेंट्स टू पास द एग्जामिनेशन, या एग्ज़ाम पास कराने में हेल्प करेगा तब. और डी है प्रेजेंट्स द सब्जेक्ट मैटर इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड मैटर, या जो भी सब्जेक्ट मैटर है उसको वो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड एक सिस्टमैटिक वे में वो प्रेजेंट करेगा स्टूडेंट्स के सामने तब. सो अमंग दीज 4 व्हाट वुड बी द बेस्ट ऑप्शन? सो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. जब वो सब्जेक्ट मैटर को प्रेजेंट करेगा स्टूडेंट के सामने इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर, कह सकते हैं एक सिस्टमैटिक वे में, एक डिलीजेंट वे में, कि बच्चे को समझ में आए. ओके, सो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, फॉर अ टीचर विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स वुड बी करेक्ट फॉर राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड? एक टीचर होने के नाते इनमें से कौन सा मेथड बेस्ट होगा फॉर राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड? अगर वो ब्लैक बोर्ड पे लिखेगा तो इनमें से कौन सा मेथड बेस्ट होगा? राइटिंग फास्ट एंड एज क्लियरली एज पॉसिबल, जल्दी लिखना और एकदम क्लियर लिखना. राइटिंग द मैटर फर्स्ट एंड देन आस्किंग स्टूडेंट्स टू रीड इट. थर्ड है आस्किंग अ क्वेश्चन टू स्टूडेंट्स एंड देन राइटिंग द आंसर एज स्टेटेड बाय देम. फोर्थ है राइटिंग द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एज क्लियरली एज पॉसिबल. सी, फर्स्ट नहीं होगा क्योंकि इसमें लिखा राइटिंग फास्ट. राइटिंग फास्ट में क्या होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स तो उसको कैप्चर कर पाएंगे लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं कर पाएंगे. ठीक है, जो पेस है वो एक मीडियम होना चाहिए जिससे कि हर एक स्टूडेंट्स को आसानी हो कैच करने में. ओके, सेकेंड है मैटर को पहले लिख देना, जो भी सब्जेक्ट मैटर है, जो भी वो पढ़ा रहा है, और फिर स्टूडेंट्स को बोलना पढ़ने के लिए. अगर ऑप्शन बी करना होता हम लोग को टिक, तो फिर बुक्स किस लिए है? बुक में भी तो सेम ही चीज़ है ना, जो मैटर लिखा हुआ है और आपको बोला जाएगा पढ़ने को, तो बोर्ड पे लिखने की क्या ज़रूरत है? तो ये कोई सेंस नहीं बना रहा है दिस सेकेंड स्टेटमेंट. थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? आस्किंग अ क्वेश्चन टू स्टूडेंट्स एंड देन राइटिंग द आंसर एज स्टेटेड बाय देम. बच्चों से क्वेश्चन पूछना और उन्हीं के अकॉर्डिंग आंसर लिखना बोर्ड पे. तो ऐसा तो नहीं है ना, बच्चे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो करेक्ट आंसर देंगे एंड इवन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो करेक्ट आंसर नहीं देंगे. सो उन आंसर्स को बोर्ड पे लिखना डजंट मेक्स एनी सेंस. तो क्या होगा हमारा इसका? ऑप्शन डी होगा कि राइटिंग द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एज क्लियरली एज पॉसिबल. ओके, आप खुद ही सोचो ना, जब भी आप फॉर एग्जांपल अभी क्या नेट JRF की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके पास बहुत सारा मटेरियल है, बहुत सारा कंटेंट्स है, बट आप उन कंटेंट्स में से क्रक्स निकालते हो, मीन्स इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आप निकाल के अपने वर्ड्स में नोट्स बनाते हो, या कीवर्ड्स होता है उसको आप लिखते हो, की पॉइंट्स लिखते हो, करते हो ना. तो इससे क्या होता है कि जब भी आप एग्ज़ाम में जाओ तो आप वो रिकॉल कर पाओ, और या फिर जब भी आप रिवीजन करो एग्ज़ाम के 1 दिन 2 दिन पहले, तो आपको बहुत लंबे लंबे स्टेटमेंट्स पढ़ने की ज़रूरत ना हो. इन द सेम केस टीचर भी वही करता है कि बोर्ड पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इसलिए लिखता है ताकि स्टूडेंट्स को रिकॉल करने में आसानी हो और वो उनके मेमोरी में रिटेन करे ज़्यादा टाइम के लिए. ओके, सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस क्वेश्चन.
Now third, which of the following is not a characteristic of good achievement test? इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक या फीचर नहीं है अचीवमेंट टेस्ट का? रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, एम्बिग्विटी और वैलिडिटी. सी, तीन ऑप्शंस आपको पॉजिटिव वे में दिखा रहे हैं, ठीक है, और एक ऑप्शन ऐसा है जो आपको पूरा नेगेटिव सेंस दे रहा है. वो कौन सा ऑप्शन है? दैट इज एम्बिग्विटी. रिलायबिलिटी होता है भरोसेमंदी, ठीक है, आप रिलायबल हो, क्या हो, मतलब आप डिपेंडेंट हो उस चीज़ पे, आपको ट्रस्ट है उस चीज़ पे, इसलिए आप वो चीज़ कर रहे हो, दैट इज़ योर रिलायबिलिटी. ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है? जिसमें कोई बायसनेस नहीं होती है, ओके, पार्शियलिटी नहीं होती है. अगर वो एक के लिए अच्छा है तो वो सबके लिए अच्छा है, दैट इज़ ऑब्जेक्टिविटी. एम्बिग्विटी होता है जो बहुत वेग सा हो, वेग इन द सेंस आप कह सकते हो जो अनक्लियर, मतलब क्लियरली स्टेटेड नहीं हो, ठीक है, अनक्लियर हो, दैट इज एम्बिग्विटी. एंड वैलिडिटी सबको पता है. सो ऑप्शन सी इसका होगा करेक्ट आंसर. पूछ रहा है नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक, सो ऑप्शन सी होगा, दैट इज एम्बिग्विटी. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 4. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू अ प्रोजेक्टेड एड? अगेन नेगेटिव क्वेश्चन है. इनमें से कौन सा प्रोजेक्टेड एड की तरफ इशारा नहीं कर रहा है या उसको रिलेट नहीं करता है? नॉट पूछा है क्वेश्चन में. ओके, सो ए है ओवरहेड प्रोजेक्टर, बी ब्लैक बोर्ड, सी एपीजीएस्कोप और डी स्लाइड प्रोजेक्टर. तो इनमें से कौन सा है जो प्रोजेक्टेड एड की तरफ इशारा नहीं कर रहा है? दैट इज योर ब्लैक बोर्ड. ओके, सी ओवरहेड क्या है? एक प्रोजेक्टर है. एपीजीएस्कोप भी क्या है? आपका एक तरह का प्रोजेक्टर है, ठीक है, प्रोजेक्शन एड का काम करता है. और स्लाइड प्रोजेक्टर एज अ नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स प्रोजेक्टर, तो स्लाइड प्रोजेक्टर भी प्रोजेक्शन एड है. तो इनमें से क्या नहीं है? दैट इज ब्लैक बोर्ड. ओके, सी एपीजीएस्कोप आई हैव रिटन ओवर हियर इट, यू कैन रीड इट आफ्टर द lecture ends. Okay, now next question. If you get an opportunity to teach a visually challenged student along with normal students, what type of treatment would you like to give him in the class? अगर एक कोई हैंडीकैप्ड बच्चा है, विजुअली चैलेंज्ड स्टूडेंट मतलब एक हैंडीकैप्ड बच्चा है, वो नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ पढ़ रहा है, तो आप उसको कैसा ट्रीट करोगे? Not giving extra attention because the majority may suffer. Take care of him sympathetically is his destiny and hence you cannot do anything. C. You will think that blindness is his destiny and hence you cannot do anything. Or fourth, arrange a seat in front row and try to teach at a pace convenient to him. C. इसका आंसर तो पहले बता दूँ, ऑप्शन डी होगा. अब क्यों होगा? लेट मी मेक यू दैट थिंग वेरी क्लियर. सी, ए क्या कह रहा है? नॉट गिविंग एक्स्ट्रा अटेंशन बिकॉज द मेजॉरिटी में सफ़र. ऑब्वियसली बात है, अगर आप उस बच्चे पे ज़्यादा अटेंशन दोगे तो बाकी के जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं उनको वो सफ़र करेंगे, क्योंकि फिर ऐसे क्या हो जाएगा, ऐसे पार्शियलिटी हो जाएगा, ये पूरा बायसनेस दिखाएगा. सो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट नहीं होगा. सेकेंड क्या कह रहा है? टेक केयर ऑफ हिम सिंपैथेटिकली, मीन्स आप बहुत कंसोल हो उसके लिए, आप बहुत उसको सिंपैथी दिखा रहे हो कि ऐसी ही तुम्हारी किस्मत है, इसीलिए अब तुम क्या कर सकते हो. बच्चे को ऐसा कभी नहीं फील कराना चाहिए. इससे क्या होगा ना, उसके अंदर हमेशा उसका मॉरल डाउन होगा, वो हमेशा सोचेगा कि मैं बाकी स्टूडेंट्स जैसा नॉर्मल नहीं हूँ. सो दिस इज़ नॉट द करेक्ट वे टू कंसोल एनी चाइल्ड इफ़ ही और शी इज़ गोइंग थ्रू विजुअली चैलेंज्ड. ठीक है, सो ऑप्शन बी भी करेक्ट नहीं होगा. एंड सेम ऑप्शन सी भी आपका वही बोल रहा है. ठीक है, यू विल थिंक दैट ब्लाइंडनेस इज हिज डेस्टिनी, अंधापन उसकी किस्मत में है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं एंड ऑल दैट, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए. तो इसका करेक्ट आंसर होगा अरेंज अ सीट इन फ्रंट ऑफ द रो. आप उसे आगे बैठा सकते हो और उसे उसी के अकॉर्डिंग आप पढ़ा सकते हो, बट हाँ बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि फिर क्या होगा, पार्शियलिटी होगा. ओके, सो ऑप्शन डी इस सेंटेंस और इस क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में ऑप्शन डी आपका इन चारों में से ज़्यादा सूटेबल है. ओके, होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड फ्रॉम हेयर वी हैव स्टार्टेड आवर December 2012 क्वेश्चंस.
What does this question say? For an efficient and durable learning, the learner should have. एफिशिएंट और लॉन्ग टाइम लर्निंग के लिए लर्नर के पास क्या होना चाहिए? एबिलिटी टू लर्न ओनली, डिजायर्ड लेवल ऑफ एबिलिटी एंड मोटिवेशन, अपॉर्चुनिटीज़ टू लर्न एंड रिक्विजिट लेवल ऑफ मोटिवेशन ओनली. सी, जिस भी क्वेश्चन में या आंसर्स में अगर आपको ओनली दिख जाए, क्वेश्चन में नहीं सॉरी ऑप्शंस में ओनली दिख जाए या ऑलवेज दिख जाए या इस टाइप का जो भी आपको दिख जाए वर्ड्स, ठीक है, जो इंडिकेट कर रहा है सिर्फ और सिर्फ वही चीज़, तो उस स्टेटमेंट को ना एक बार दोबारा अब पढ़ना, क्योंकि ओनली और ऑलवेज वाली चीज़ ना हमेशा सही नहीं होती है. सो इसलिए एबिलिटी टू लर्न ओनली मतलब सिर्फ उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि वो सीख पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए. फिर क्या है? डिजायर्ड लेवल ऑफ एबिलिटी एंड मोटिवेशन. तो यस, दिस वुड बी योर करेक्ट आंसर कि उसके अंदर एबिलिटी तो होनी चाहिए, साथ ही साथ मोटिवेशन लेवल भी उसका अच्छा होना चाहिए. क्योंकि अगर आपके में सीखने की क्षमता है लेकिन आप मोटिवेटेड नहीं हो तो क्या होगा? एक टाइम आने के बाद आपका मॉरल डाउन होता जाएगा. इसलिए स्टूडेंट को हमेशा मोटिवेशन चाहिए रहता है फ्रॉम देयर टीचर्स, फ्रॉम देयर पेरेंट्स, फ्रॉम देयर पीयर मेम्बर्स, फ्रॉम देयर इवन फ्रेंड्स टू. तो इसलिए मोटिवेशन एंड एबिलिटी टू लर्न दोनों होना चाहिए. ओके, सो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासरूम कम्युनिकेशन मस्ट बी, सॉरी नीचे हो गया, हाँ, क्लासरूम कम्युनिकेशन मस्ट बी टीचर सेंट्रिक, स्टूडेंट सेंट्रिक, टेक्स्ट बुक सेंट्रिक और जनरल सेंट्रिक. सो क्या होगा ये? दिस इज अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन. इसका आंसर होगा स्टूडेंट सेंट्रिक. स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहिए, या अगर स्टूडेंट समझ पा रहा है जिस ढंग से, हमें उसे उसी ढंग से समझाना चाहिए. मतलब इसमें पूरी जो इसमें सेंटर बेसिस पे किसे लेके चलना होगा? स्टूडेंट को. इसीलिए क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या होगा? स्टूडेंट सेंट्रिक. ओके, दैट इज ऑप्शन सी. टीचर सेंट्रिक इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर टीचर सेंट्रिक हम ऑप्शन लेके चलेंगे सो इसका क्या मतलब होगा कि टीचर अपने ढंग से ही चीज़ों को देखेगा. अगर उसे जब पढ़ाना होगा वो तभी आके पढ़ाएगा, उसे जैसे चाहे सिलेबस कंप्लीट कराना होगा वो वैसे कराएगा. तो इसमें इंटायरली किस पे फोकस होगा? सिर्फ और सिर्फ टीचर पे. तो हम टीचर पे फोकस नहीं कर सकते ना, वी हैव टू फोकस ऑन स्टूडेंट्स, क्योंकि अल्टीमेटली हम स्टूडेंट्स की भलाई के लिए तो कर रहे हैं. तो इसलिए क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए मेरा? स्टूडेंट सेंट्रिक होना चाहिए, जिसमें सारे बच्चे मिलके एक कम्युनिकेशन करें, डिस्कशन करें और फोकस किस पे हो? सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स पे हो रादर दैन टीचर्स. ओके, क्वेश्चन 8, द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग इज टू इम्पार्ट इंफॉर्मेशन, आस्क स्टूडेंट्स टू रीड बुक्स, सजेस्ट गुड रेफरेंस मटीरियल, इनिशिएट अ डिस्कशन एंड पार्टिसिपेट इन इट. सो ऑप्शन डी इसका होगा करेक्ट आंसर. द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग, टीचिंग का सबसे अच्छा मेथड क्या होगा? जब स्टूडेंट्स के बीच में डिस्कशन वो क्रिएट करेंगे और स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे तभी एक अच्छी टीचिंग हो पाएगी. इससे क्या होगा? सबके आइडियाज़ पता चलेंगे. डिस्कशन में सबसे बेनिफिट क्या होता है कि हर स्टूडेंट अपना अपना आइडियाज़ देता है डिस्कशन में. तो इससे क्या होगा? स्टूडेंट्स का मोरल दिन पे दिन अप होते जाएगा. ओके, सो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन 9, इंटरैक्शन इनसाइड द क्लासरूम शुड जनरेट. एक क्लासरूम में अगर इंटरैक्शन हो रहा है तो वो क्या जनरेट करेगा? आर्ग्यूमेंट? नो. इंफॉर्मेशन? नो. आइडियाज़? यस. कंट्रोवर्सी? नो. सी, आइडियाज़ जनरेट करेगा ना. आप अगर डिस्कशन कर रहे हो क्लासरूम में, इंटरैक्शन हो रहा है, तो इससे क्या पता चलेगा? ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी, स्टूडेंट्स नए नए आइडियाज़ लेकर आएंगे किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक. फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक टॉपिक पर अगर डिस्कशन हो रहा है तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे? नए नए आइडियाज़ लाएंगे, उनको फिर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होगा. तो इससे क्या होता है ना, इससे अलग अलग आइडियाज़ जनरेट होते हैं. ओके, इन्फॉर्मेशन तो आपको टीचर भी दे देगा बट आइडियाज़ कौन जनरेट करेगा? ऑब्वियस स्टूडेंट ही करेंगे अगर आपस में वो इंटरैक्ट करेंगे तो. इसलिए इन्फॉर्मेशन इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा आइडियाज़. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड गिव्स द मैसेज दैट पनिशमेंट इन द क्लास शुड बी बैंड,
corporal punishment is not acceptable, undesirable behavior must be punished, और children should be beaten with rods. So इसका होगा ऑप्शन सी, दैट इज अनडिजायरेबल बिहेवियर मस्ट बी पनिश्ड. ठीक, क्या कह रहा है स्टेटमेंट? स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड. स्पेयर होता है मतलब आप उसको अलग कर दो, कोई चीज़ को आप रॉड को अलग कर दो और उससे बच्चे बिगड़ जाएंगे. ये एक तरह का प्रोवर्ब है, स्टेटमेंट है. इससे कहने का ये तात्पर्य है, मतलब ये है कि जो भी स्टूडेंट्स अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हैं क्लास में, उनको क्या करना चाहिए? उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए. जो रेगुलर हंसते हैं, मजाक कर रहे हैं, किसी का पढ़ नहीं रहे हैं, रोज़ स्कूल लेट आ रहे हैं, होमवर्क नहीं टाइम पे कर रहे हैं, टीचर्स की मिमिक्री कर रहे हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स के साथ क्या करना चाहिए? ऐसे स्टूडेंट्स के बिहेवियर को क्या कहेंगे हम? अनडिज़ायरेबल बिहेवियर. और इस बिहेवियर को क्या करना चाहिए? पनिशमेंट मिलनी चाहिए, वरना ऐसे स्टूडेंट्स क्या होंगे? बड़ों के और बिगड़ जाएंगे. तो इसीलिए उन्हें उस टाइम पे पनिश करना ज़रूरी होता है. सो इसीलिए इस स्टेटमेंट का ये मतलब होता है, दैट इज अनडिज़ायरेबल बिहेवियर मस्ट बी पनिश्ड. Now question 11. The type of communication that the teacher has in the classroom is termed as interpersonal communication, mass communication, group communication और face to face communication. तो इसका आंसर होगा ग्रुप कम्युनिकेशन, क्योंकि क्लासरूम कम्युनिकेशन की बात कही जा रही है. तो क्लासरूम कम्युनिकेशन में क्या होगा? ग्रुप कम्युनिकेशन. ओके ओके, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स हमारे जून 2013 के क्वेश्चंस शुरू हो गए हैं. द ब्लैक बोर्ड कैन बी यूटिलाइज्ड बेस्ट बाय अ टीचर फॉर. ब्लैक बोर्ड टीचर के लिए अच्छा यूटिलाइजेशन कब होगा? पुटिंग मैटर ऑफ टीचिंग इन ब्लैक एंड वाइट, मेकिंग द स्टूडेंट्स अटेंटिव, राइटिंग द इम्पॉर्टेंट एंड नोटेबल पॉइंट्स, और हाईलाइटिंग द टीचर हिमसेल्फ. ऑब्वियसली इसमें सबसे सूटेबल स्टेटमेंट कौन सा जा रहा है? ऑप्शन 3, दैट इज राइटिंग द इम्पॉर्टेंट एंड नोटेबल पॉइंट्स. ब्लैक बोर्ड किस लिए होता है? इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने के लिए या कुछ भी नोटिस देना रहता उसके लिए. तो इसीलिए ऑप्शन 3 इसका होगा करेक्ट आंसर. दैट इज द ब्लैक बोर्ड कैन बी यूटिलाइज्ड बेस्ट बाय अ टीचर फॉर राइटिंग द इम्पॉर्टेंट एंड नोटेबल पॉइंट्स. नेक्स्ट, nowadays the most effective mode of learning is. nowadays means आजकल के समय में सबसे इफ़ेक्टिव वे क्या है लर्निंग का? सेल्फ स्टडी, फेस टू फेस लर्निंग, ई लर्निंग और ब्लेंडेड लर्निंग. देखो इसमें स्टूडेंट्स ना दो ऑप्शंस ऐसे हैं जिसमें बहुत कंफ्यूज होंगे. अगर उनको ब्लेंडेड का मतलब पता होगा देन दे कैन करेक्टली आंसर दिस क्वेश्चन. बट उनको अगर ब्लेंडेड का मतलब नहीं पता होगा तो ऑब्वियस इसमें मैक्सिमम 80% स्टूडेंट्स ऑप्शन सी करके आएंगे, दैट इज़ ई लर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग. बट इसमें क्या है? ब्लेंडेड लर्निंग का क्या मतलब है? जिसमें हम मतलब ऑफलाइन मेथड्स को भी इंक्लूड करते हैं टीचिंग के लिए एंड ऑनलाइन मेथड्स को भी इंक्लूड करते हैं. अगर ये दोनों मेथड्स हमारे इंक्लूड होते हैं तो टीचिंग हमारी क्या हो जाती है? बहुत इफ़ेक्टिव हो जाती है. लाइक फॉर एग्जांपल, आप स्कूल जा रहे हो तो स्कूल जाके आप पढ़ रहे हो टीचर के सामने या क्लासरूम में, तो दैट इज़ व्हाट? दैट इज़ ऑफलाइन मेथड. बट ऑनलाइन क्या होता है कि मान लो वही लेक्चर्स आप कभी स्कूल नहीं जा पाए तो वो सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, ऑनलाइन भी अवेलेबल होंगे साइट्स पे, तो वहाँ से भी आप एक्सेस कर पाओगे. सो दिस इज़ व्हाट? ऑनलाइन मेथड. तो दोनों का मिक्सचर जब होगा उस टीचिंग में, उस लर्निंग में, देन वो लर्निंग क्या होगी? बहुत इफेक्टिव मानी जाएगी. सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी होगा इसका करेक्ट आंसर, दैट इज ब्लेंडेड लर्निंग. ओके, सी ब्लेंडेड लर्निंग क्या है? इज अ स्टाइल ऑफ एजुकेशन इन विच स्टूडेंट्स लर्न वाया इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑनलाइन मीडिया एज वेल एज ट्रेडिशनल और फेस टू फेस लर्निंग. सी ब्लेंडिंग मतलब क्या होता है? ब्लेंडर क्या होता है? मिक्सर का काम करता है ना ब्लेंडर मिक्सर हमने सुना होगा, सबके घर में होता है. सो ब्लेंडिंग क्या, ब्लेंडेड लर्निंग क्या होता है कि जिसमें दोनों का मिक्सचर है, ऑफलाइन का भी एज वेल एज ऑनलाइन का भी. ठीक है, और ये दोनों मिलके टीचिंग लर्निंग को बहुत इफेक्टिव बनाएगा. नाउ नेक्स्ट, एट द प्राइमरी स्कूल एज मोस्ट ऑफ द टीचर्स शुड बी विमेन बिकॉज. प्राइमरी स्कूल क्या होता है? छोटे बच्चों का जो स्कूल होता है, लाइक 1-2 इस क्लास के.
मोस्ट ऑफ द टीचर्स शुड बी विमेन. बहुत ज़्यादा टीचर्स क्या होंगे, विमेन होंगे. क्यों? मैक्सिमम टीचर्स विमेन होंगे बिकॉज दे कैन टीच चिल्ड्रन बेटर दैन मेन. नो बेसिक कंटेंट बेटर दैन मेन, आर अवेलेबल ऑन लो सैलरीज, और they can deal with students with love and affection. Obviously इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कैन डील विथ स्टूडेंट्स विथ लव एंड अफेक्शन. क्योंकि विमेन है तो उनमें क्या होगा, उनमें थोड़ा मदरहुड वाली चीज़ होगी, सो दे कैन ईजिली टैकल द स्टूडेंट्स इन लव एंड अफेक्टेड. ओके, सो ऑप्शन डी इसका होगा करेक्ट आंसर. नाउ 15. A diagram speaks more than 100 words. The statement means that the teacher should use diagrams in teaching, speak more and more in the class, use teaching aids in the class, or is it D, not speak too much in the class. क्या कह रहा है, एक डायग्राम जो होता है वो 100 वर्ड से ज़्यादा होता है. मीन्स आप स्टेटमेंट लिख दो 100 वर्ड का और आप एक डायग्राम बना दो, दोनों में से कौन बेटर होगा, स्टूडेंट्स कौन सी चीज़ को ज़्यादा जल्दी कैच करेंगे. ऑब्वियस है डायग्राम, क्योंकि डायग्राम क्या होता है, एक पिक्चर शॉट पे होता है, और आप अगर पिक्चर्स के थ्रू, आप एनिमेशन के थ्रू अगर आप बच्चे को पढ़ाओगे तो वो मेमोरी में बैठ जाएगा, वो फिट हो जाएगा, जिससे वो कभी भूलेगा नहीं. इसलिए हम लिखा हुआ जल्दी भूल जाते हैं बट देखा हुआ जल्दी नहीं भूलते. इसीलिए क्या होगा, यूज़ डायग्राम्स इन टीचिंग, सॉरी यूज़ टीचिंग एड्स इन क्लास. ठीक है, टीचिंग एड्स में क्या आता है, हमारे डायग्राम्स भी तो आते हैं ना, जो हम मॉडल्स के थ्रू, मैप्स के थ्रू, ग्लोब के थ्रू पढ़ाते हैं. ये क्या हो गया, मेरा एक तरह का डायग्राम हो गया. तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज़ हमें टीचिंग एड्स यूज़ करना चाहिए क्लास में. ओके, नेक्स्ट, अ पर्सन कैन एन्जॉय टीचिंग एज अ प्रोफेशन व्हेन ही, एक पर्सन कब टीचिंग को एंजॉय करेगा एज अ प्रोफेशन, हैज़ कंट्रोल ओवर स्टूडेंट्स, command respect from students, is more qualified than his colleagues, or is very close to higher authorities. तो ऑप्शन बी इसका होगा करेक्ट आंसर. ओके, उसे क्या होगी, स्टूडेंट से वैसी रिस्पेक्ट मिलेगी जैसी वो चाहता है. इसीलिए लोग टीचिंग को एज अ प्रोफेशन मानते हैं, लोग टीचिंग को अच्छा प्रोफेशन मानते हैं, क्योंकि इसमें रेस्पेक्टफुल लाइफ इसमें बहुत ज़्यादा है. ओके, क्योंकि इसमें क्या होगा, स्टूडेंट से आपको रेस्पेक्ट मिलेगा, एंड पैसे से ज़्यादा लोग रेस्पेक्ट चाहते हैं. सो इसीलिए इसका होगा ऑप्शन बी, कमांड रेस्पेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स. ओके, तो आज के हमारे 16 क्वेश्चन थे. ठीक है, होप सो आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा. ओके, और इसकी PDF टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी कुछ दिनों में. और इफ़ यू वांट टू अटेंड डेली क्विज, डेली तो नहीं, ऑल्टरनेट डेज पे क्विज कंडक्ट कराती हूँ मैं अपने चैनल पे. सो इफ़ यू वांट टू अटेंड दोज क्विज, आपको पहले की भी मिल जाएंगी, तो आप फिर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा. ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और लिंक के थ्रू नहीं खुल रहा है तो फिर आप सर्च टेलीग्राम का एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा. डाउनलोड करने के बाद ऊपर सर्च में लिखेगा स्टडी माइल्स विद SS, और आपको चैनल दिखेगा, उस पर ज्वाइन हो जाइएगा. ओके, तो ओके, टिल देन टेक केयर एवरीवन. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. ओके.